हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो कल हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी के पार्ट्स की फर्स्ट पार्ट की बात की थी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसी बारे में हमने बात की थी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मानव वृद्धि या मानव विकास के ज्ञानात्मक पक्ष पे हमने बात की थी, जो किसके द्वारा दिया गया है? जो डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1956 में, 1956 में। ये सब बातें फैक्चुअल बातें हैं, इन पे अगर आप लोग ना भी फोकस करें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस कभी सीटेट में पूछे ही नहीं जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में जो इसकी थ्योरी में दिया गया है। ठीक है ना? तो अब इसमें कल हमने बात की थी, इसको अगर हिंदी में लिखे तो क्या कहेंगे कि मानव विकास के ज्ञानात्मक पक्ष, है ना? तो कल हमने इसमें बात की थी जिसमें एक उन्होंने प्रॉपर क्रम दिया था कि कैसे कैसे हमारा विकास होता है। पहले हमें नॉलेज, पहले हमें ज्ञान मिलता है, फिर हम उसका बोध करते हैं, उसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, फिर हम उसके एप्लीकेशन करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और फाइनली हमारा इवैल्यूएशन होता है। कुछ ऐसे ही था हमारा, यही हमारा क्रम था। बिल्कुल। आज मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये आप ऑलरेडी सीडीपी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको ओवरव्यू दूंगी। तो ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिपल एच पे काम करती है, एच, एच और एच। इसमें ये एच और एच का क्या मतलब है आप खुद बताइए। इसका मतलब है हेड यानी कि दिमाग, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है हार्ट यानी कि दिल, और उसके बाद था इस एच का मतलब हैंड यानी कि हाथ। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें सिर्फ इन दोनों एच को पढ़ना है। ये एच आप लोग अपना सीडीपी में पढ़ेंगे प्रॉपरली। इसमें हम लोगों ने कल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करी, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। और ज्ञान कहां से आता है? दिमाग से। तो ज्ञानात्मक पक्ष हमने पढ़ लिया है। ज्ञानात्मक पक्ष हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे सेकेंड एच के बारे में, यानी कि दिल। और दिल में क्या होती है? भावनाएं। तो भावनात्मक पक्ष पढ़ेंगे आज हम, और इसको इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, अफेक्टिव एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे इसके अंदर उन्होंने एक प्रॉपर सीरीज दी थी कि कैसे कैसे हमारा विकास होता है, वैसे इन्होंने यहाँ पे भी यही बात की गई है। यहाँ पे ये बात की तो गई है, लेकिन उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ पे 5 ही पॉइंट्स में कवर किया गया है। और ये पक्ष दिया किसने है? ये बेंजामिन ब्लूम के ही एक शिष्य थे, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे क्रैथवॉल। ठीक है, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे क्रैथवॉल, जिन्होंने ये पक्ष दिया था। भावात्मक पक्ष कब दिया था? 1964 में। ठीक है ना, 1964 में ये पक्ष आया था, क्रैथवॉल ने दिया था भावात्मक पक्ष। अब हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आप लोगों का वैन हीले की जो थ्योरी थी उसके जो रिटन नोट्स मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किए थे, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वो मैंने पोस्ट कर दिए हैं वहां पे। आप लोग चेक कर लीजिए, और आप लोग साथ में प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को वो नोट्स सही में पसंद आ रहे हैं। क्योंकि यार मैं दोबारा सब पे मेहनत करूं और आप लोगों के लिए वो यूजलेस हो, तो कहीं ना कहीं वो मेरी मेहनत भी बेकार है ना? तो प्लीज आप लोग मुझे साथ साथ एक रिव्यू देते रहा कीजिए कि हाँ मैम ये सही है, या इसमें आप ये चीज ऐड कर दीजिए, या इसकी जरूरत नहीं है। कुछ भी आप लोग कम से कम मेरे को कम से कम एक तरीके से बताइए तो सही। मुझे ऐसी फीलिंग तो मत दीजिए कि मैं भूतों के साथ रह रही हूँ।
जहां से मुझे मैं बस वो मुझे देख सकते हैं, मैं उन्हें नहीं देख पा रही। तो प्लीज थोड़ा तो सामने से इंटरेक्शन कीजिए। चलिए तो फिर किस बारे में बात करते हैं हम? अफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी कि भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि इसमें ना हम दिल से सोचते हैं। जैसे आप लोग रियल लाइफ में भी ऐसे करते होंगे ना कि यार उससे बात करना बेकार है, वो ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है या बहुत ज्यादा दिमाग से सोचता है। ऐसे करते हो या यूं कह देते हो यार नहीं यार वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो हर चीज दिल से सोचता है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा बात हो रही है, लेकिन इसमें हम हर चीज को जो महसूस करते हैं हम एक्चुअली उसकी बात कर रहे हैं। समझेंगे कैसे? पहला है आपका रिसीविंग, यानी कि ग्रहण करना या अनुग्रहण, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे आप लिखिए ग्रहण करना। अब इसके पॉइंट्स भी साथ साथ लिखते जाइए, मैं डिक्टेट कर रही हूं, साथ साथ पॉइंट्स लिख लीजिए। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट आइडियाज, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट आइडियाज, शो इंटरेस्ट, चूज और डिफरेंशिएट। समझेंगे अभी इसको, पहले आप लिख लीजिए विलिंगनेस टू एक्सेप्ट आइडियाज, शो इंटरेस्ट और चूज और डिफरेंशिएट। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेंगे। घटनाओं का विकास करना, घटनाओं को ग्रहण करने की तत्परता। घटनाओं का विकास करना मतलब कि घटनाएं अगर आपके सामने हो रही हैं तो आप उसमें कोई योगदान दे रहे हैं। ठीक है, घटनाओं को ग्रहण करने की तत्परता और नियंत्रित या चयनात्मक ध्यान। समझेंगे अभी इसको, ध्यान से उसको समझिए। पहले आपने लिख लिया, इसमें है इसका क्या मतलब है, इसको आप ऐसे देखो, एक छोटा बच्चा है, वो हर चीज रिसीव नहीं करता, वो बहुत ज्यादा चीजें रिसीव नहीं करता, वो कुछ कुछ चीजें रिसीव करता है। अब इसको मैथ्स के डोमेन में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू पता हो तो आपको मैथ्स इजीली समझ में आएगा। ऐसा होता है ना कि अगर आप एक छोटे बच्चे के आसपास है और उसके सामने आप कोई गाली गलौज कर देते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो शायद बच्चे की समझ से परे है, तो बच्चा उसे ग्रहण ही नहीं करेगा, उसे समझ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर वो ग्रहण करने की स्थिति में आ चुका है, अगर वो तुम्हें ही देख रहा है, तुम्हें ही नोटिस कर रहा है, तो शायद वो उस चीजों को इमिटेट करे, तो शायद वो इन चीजों की नकल उतारे। लेकिन जैसे अब आप एक चीज देखो, एक छोटा बच्चा है, आप उसके सामने इंग्लिश में बात कर रहे हो या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो बच्चा 2-3 मिनट आपको देखेगा फिर इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसे आप बोर कर रहे हो। तो बोर क्या, बेसिकली वो रिसीव नहीं कर रहा उसे। ऐसे ही मैथ्स में आ जाते हैं। अब मैथ्स में भी हर चीज को ग्रहण करना जरूरी है। मतलब अगर मैंने कोई चैप्टर शुरू किया किसी भी लेवल पे, मैंने आपसे कहा था कि ये कोई ऐसा, ये वाली कोई डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि एक बचपन से लेके बड़े तक का आपकी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे बात करेंगे मैथ्स में कि कोई भी कंसेप्ट की जब डेवलपमेंट हो रही है। तो मैंने आपके आगे एक नया, जैसे आप लोग को देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th में इंट्रोड्यूस होता है, तो कुछ बच्चे तो उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उनका मन करता है कि हाँ कोई नई चीज़ है, हम उसे जाने, उसे समझे, क्यूरियस होते हैं वो। और एक कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल डर जाते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे समझना ही नहीं है यार, 20 नंबर का चैप्टर है ना, कोई बात नहीं मैं सोच लूंगा, मेरे 80 में से पेपर हुआ है, 100 में से नहीं हुआ। होते हैं ना ऐसे बच्चे। तो वो क्या है, वो रिसीव की तो पावर है कि वो ग्रहण करना है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो यही है रिसीव। अब सेकंड आता है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करने का क्या मतलब है, अनुक्रिया देना। अनुक्रिया या प्रक्रिया की कुछ भी कह सकते हैं आप। अनुक्रिया देना। अब इसका क्या मतलब है, आपने बच्चे के सामने, एक बहुत छोटा बच्चा है, मतलब बिल्कुल 1-2 साल का, 1 साल का बच्चा है, और आपने उसके सामने किसी का मर्डर कर दिया, या आपने किसी को कुछ मतलब गिरा दिया, या कोई बहुत ही गहरी सोच वाली बात कर दी, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने ग्रहण ही नहीं करा,
तो वो आगे उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। होता है ना, मैंने आपसे भी यही कहा ना कि बच्चा थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे ने ना तो रिसीव किया ना उसे ग्रहण किया। ऐसे ही मैथ्स में वही वाली बात कि अगर आपने कोई कंसेप्ट सीखा ही नहीं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को सीखा ही नहीं, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, यानी कि आप उसके आगे उस पर डाउट्स कहाँ से लाओगे, आप उस पर चिंतन कैसे करोगे, आप उसको समझने की कोशिश भी कैसे करोगे, नहीं करोगे। तो वही चीज है कि आप उसमें प्रक्रिया या अनुक्रिया दोगे ही नहीं, या अगर आपने समझ लिया तो फिर आप कोशिश करोगे कि हाँ ये मैंने सुना है, ये मैंने समझा है, अब मैं इस पर अनुक्रिया दूं अपनी, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूं कि अगर ये समझा है तो मैं पूछूं मैम ये ऐसा कैसे हो गया, या ये क्या है, या ये क्यों है। करते हैं ना आप लोग कि कुछ कुछ बच्चे तो इमिटेट भी करते हैं, इनफैक्ट बड़े होने के बाद भी आप लोग अभी भी करते हैं। कोई नई चीज देखते हैं, कोई नया वर्ड सुनते हैं, इंग्लिश का सुन लेते हैं या किसी और वर्ड का सुन लेते हैं, तो आप देखेंगे आप अपनी डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में उस वर्ड को ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो वो क्या है, आपने उसे रिसीव किया, फिर उसकी प्रक्रिया या अनुक्रिया दी। कैसे दी कि आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, अपने घर में अपने दोस्तों की से बातचीत के दौरान उसे यूज किया। ठीक है, उसके बाद आ गया वैल्यूइंग। थर्ड पॉइंट लिखिए वैल्यूइंग। वैल्यूइंग इसे आप कैसे लिख सकते हैं, मूल्यांकन या आंकलन। मूल्यन या आंकलन, इसका क्या मतलब है। अब आपने पूरे कुछ टाइम तक कुछ सीखा, आपने एक चीज कुछ सीखी, जैसे कि मैं आपसे कहूं आप छोटे थे, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा कि हाँ आपके घरों में कभी भी आदमी और औरतों के कामों के बेस पे उन्हें पक्षपात नहीं किया जा रहा। तो आपने उसे देखा, आपने उस पर रिस्पॉन्स किया। कैसे किया, आपने उसे ग्रहण किया कि हाँ मैं जेंडर रोल्स पे नहीं मानता क्योंकि मेरे घर पे होता ही नहीं है ना। तो आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया कि आप अगर बाहर गए तो आपने उन्हें भी नहीं माना। अब आपने एक वैल्यू बना ली, क्योंकि जब आप थोड़े और बड़े हुए आपने समझा कि बाहर बहुत जगहों पे ऐसा होता है, आज भी है कि जेंडर रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, या यूं कह लीजिए बायसनेस है, एक तरीके से पक्षपात है, लिंग पर पक्षपात हो रहा है। तो आपने जब बाहर गए तो आपने एक वैल्यू बना ली कि ना मैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करूंगा। अब इस पक्षपात में और बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपने बस इतना आपने दिल में मान लिया कि मैं पक्षपात नहीं करूंगा, तो ये आपकी एक वैल्यू डिफाइन हो गई। आपने एक आंकलन कर लिया कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मैं ऐसे ही करूंगा। मैथ्स में आ जाइए, हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। अब आपने सीख ली, आपने ग्रहण कर लिया और आपने रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर दिया। अब आपने कभी कभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में ही या किसी और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो उन कई तरीकों में आपको जो एक तरीका समझ में आया वो बहुत अच्छा लगा। सिंपल जैसे ट्रिक्स होती है मैथ्स में, कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अब आप लोगों को एक टीचर है वो 2 या 3 तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी। अब आपको एक ही ट्रिक पसंद आई तो आपने उसकी वैल्यू रख ली, आपने उसका आंकलन कर लिया कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया, अब मैं इसी से आगे बढ़ूंगा, मतलब इसी को यूज करूंगा। करते हैं ना आप। तो अब जैसे ये होता है कि आप लोगों ने क्या देखा कि कॉट थीटा वो क्या होता है, वो 1/tan थीटा भी होता है, वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, और आगे और भी बहुत कुछ होता होगा, निकल आते हैं बहुत सारी चीजें। तो अब आप एक बात बताओ, आपने कहा कि यार इसकी बजाय मैं इसी से आगे बढ़ूंगा, तो ये क्या है, ये आपने वैल्यू रख ली है ना। तो बस यही है वैल्यूइंग। अब उसके बाद चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। अब ये क्या है, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी आपने एक पूरी लाइफ जी ली और आपने सिर्फ एक ही वैल्यू पे आप डटे रहे। आपसे मैं आज भी पूछूं तो आप लोगों के कई सारे नॉर्म्स होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वहम करना कह लो या यूं कह लो, उनके नॉर्म्स है, उनकी वैल्यूज है। आप लोग कहते हैं ना कि मेरी वैल्यू है, यार ये मेरे वैल्यूज में शामिल है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो क्या है, मेरे नॉर्म्स है, मेरे उसूल है। वो क्या है उसूल आपके, वो यही है कि आप कुछ बच्चे हैं वो यूं कह देते हैं यार मैं कितना झूठा नहीं खा सकता,
तो ये मेरी वैल्यूज है कि यार मेरे से झूठा नहीं खाया जाता। दूसरा होता है कोई, वो कह देता है कोई बात नहीं यार, झूठा खाने से कुछ नहीं होता। तो ये सब चीजें क्या है, ये वैल्यूज है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी के दौरान आपकी सिर्फ एक वैल्यू बनी और आप उसी पे पूरी जिंदगी जी जाए। आपकी 10 वैल्यूज बनी होंगी, है ना। तो उनके भी आगे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके आगे संगठन हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लिंग पर पक्षपात जो होता है, उसकी वजह से जो आपकी वैल्यू बन गई कि हाँ मैंने अपने घर में नहीं देखा, मैं बाहर भी नहीं करूंगा। तो पक्षपात का क्या मतलब है कि मैं आदमी और औरत को बराबर समझूंगा। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन भी तो जरूरी है। आपने ये तो समझ लिया, हाँ मैं आदमी और औरत को बराबर समझूंगा, लेकिन एक चीज और है कि जो लोग कर रहे हैं, अब एक औरत को अगर मार रहे हैं 4 लोग, तो क्या करोगे आप कि यार आदमी को भी तो मारते हैं, औरत को मार रहे हैं, कोई बात नहीं। ये कैसी बेवकूफी है। फिर आपने वैल्यू, आपने कहा भाई मैंने तो कहा है कि मैं इन दोनों में फर्क नहीं समझूंगा। अरे तो पिटने थोड़ी ना दोगे, आदमी को भी बचाओ और औरत को भी बचाओ। अगर ऐसा कहीं हो रहा है गलत, तो वो वही है ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके एक ही असूल पे आपकी पूरी जिंदगी नहीं चल सकती, आपकी एक ही नॉर्म पे। आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है आपने उनको बिल्कुल इक्वल रखा है अपने मन में, आपके लिए वो दोनों इक्वल हैं, आदमी और औरत आप दोनों, आपके लिए दोनों इक्वल हैं, लेकिन दुनिया के लिए नहीं है। तो वहां पे आपको अगर औरत का दर्जा उठाना है तो आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन के आपके बहुत सारे मूल्य, जो आपके मूल्य बनते हैं, जो आपकी वैल्यूज बनती है, आप उनको एक ऑर्गेनाइज तरीका देते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी यही है कि आपने मान लिया, आपको पता है कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, जहां पे फॉर्मूला लग ही 1/tan रहा है, वहां पे आप कॉस बाय साइन नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते ना। तो क्या है ये, तो आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे कि ठीक है थोड़ा बहुत हम आगे पीछे से रास्ता अपना निकाल सकते हैं। यही है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन को हिंदी में कहेंगे हम चरित्रीकरण या विशिष्टीकरण। चरित्रीकरण या विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण, कैरेक्टराइजेशन। अब फिर वही वाली बात कि आप लोगों के पास मूल्य आ गए, आप लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, आप लोगों के अपने एक नॉर्म्स डिफाइन हो गए, आप लोगों ने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया कि हाँ मेरे लिए ये नॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नॉर्म थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 10 नॉर्म्स बनाए अपने कि हाँ मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ मक्कारी नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन भी दी उन्हें किस तरीके से कि मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं मक्कारी भी नहीं करूंगा किसी के साथ, किसी को झूठ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर किसी के भले के लिए झूठ बोलने की बात आई तो शायद मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी जहां बात अगर आ जाएगी कि पक्षपात ना करने की या ना करने की, तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर झूठ बोलना पड़े किसी की भलाई के लिए तो मैं बोलने को तैयार हूं। मतलब ये मेरा एक कमजोर नॉर्म है, तो इसको मैंने पहले रखा कि अगर तोड़ना ही पड़े, मुझे ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया, अगर तोड़ना पड़े तो पहले मैं ये नॉर्म तोड़ूंगा, पहले मैं अपना ये उसूल तोड़ूंगा। ऐसा ही करते हैं ना। तो यही सब चीजें हैं, और यही सब चीजें मिलके क्या डिसाइड करती है, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र। करती है कि नहीं करती, आप खुद बताओ। आप लोगों ने एक पूरा अच्छे से अपनी वैल्यूज डिफाइन कर ली। कुछ लोग होते हैं भाई, वो कहते हैं मैं कुछ भी करूंगा लेकिन बस पैसों की हेराफेरी नहीं करूंगा। अब यार तुमने झूठ बोल लिया, तुमने सारे तरीके के पाप कर लिए, लेकिन बस एक पैसों की हेराफेरी नहीं करी, तो क्या तुम बहुत बढ़िया हो सकता है नहीं हो, लेकिन हो सकता है किसी की उन्होंने हेल्प की हो पैसों की वजह से, जिसने उन्हें दुआएं दी हो, उनके लिए वो बहुत बढ़िया हो। तो ये सब क्या है, ये सब उनका चरित्रीकरण है, समझ है ये कि आप कैसे हो अपनी वैल्यूज की वजह से और उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप कैसे हो चुके हो। कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ठीक है कोई बात नहीं। अब जिसके उन्होंने सच बोल के डांट पड़वाई उसके लिए वो बुरे, जिसके उन्होंने सच बोल के जिसकी हेल्प करी उसके लिए वो अच्छे। तो ये चरित्रीकरण है किसी तरीके से, एक तरीके का। हो सकता है कि जिसके लिए सच बोला गया हो वो सही हो, लेकिन उसको फिर भी सजा मिल गई हो, है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या है ये,
आपको यही तो आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने कैसे बनते हैं, अपनी वैल्यूज के ऑर्गेनाइजेशन से। और वो कैसे होती है, वो आप जो रिसीव करते हैं, जिस पर आप प्रक्रिया देते हैं, वही सबसे आपके वैल्यूज बनती हैं, उसी की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और उसी से आपका चरित्र बनता है। ये तो हो गई ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी की बात। लेकिन अगर मैं मैथ्स में बोलूं तो फिर वही बात कि आपने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, आपने तरीके अपने डिसाइड कर लिए कि हाँ मैं अगर चलना पड़ेगा, मुझे शॉर्टकट लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं ये वाला शॉर्टकट लूंगा, मुझे ईजी लगता है। आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने 10 तरीके भी सीख लिए, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख ली। अब आपका कैरेक्टराइजेशन मैथ्स में कहाँ आता है? मैथ्स में आता है आपका कैरेक्टराइजेशन कि जो आपका मैथ्स में आपने टॉपिक पढ़ा है वो आपका कितना मजबूत है। आपके साथ भी होता होगा कि 10 तरीके के टॉपिक है, आप कुछ बच्चे कहते हैं मुझे ज्योमेट्री नहीं आती यार, मेरे से अरिथमेटिक जितना मर्जी करवा लो लेकिन ज्योमेट्री नहीं आती। कुछ बच्चे कहते हैं यार मुझे एडवांस आती है, अरिथमेटिक नहीं आती। तो वो सब क्या है? वही है चरित्रीकरण या विशिष्टीकरण। कि आपका अगर आप कह दे कि यार मेरा ज्योमेट्री मेरे को बहुत अच्छे से आती है लेकिन अरिथमेटिक नहीं आती, तो ये आपका विशिष्टीकरण है कि आपका ज्यामिति बहुत स्ट्रांग है, आपका बहुत पक्का है। तो यही है कि आपने जो उसके रिसीव किया, जो उस पर रिस्पॉन्ड किया, जो आपने उसके आंकलन किया और उसके बाद जो आपने उसका संगठन किया उसके कंसेप्ट्स का, उसकी वजह से ही आप उसमें विशिष्ट हो पाए, उसमें आप अलग हो पाए, उसमें आप स्ट्रांग हो पाए। यही है ना? तो यही है कि यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन। गॉट इट? इजी था, कुछ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं था। मैथ से जोड़ के सिर्फ इतना देखना होता है कि आप अपने कंसेप्ट्स को यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे। ओके, सो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बहुत लंबी नहीं खींचेंगे आज की क्लास, ठीक है? कल आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों का रिवीजन कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कल तक इन दोनों के नोट्स आप तक पहुंचा दूं। और साथ में कल हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में जीन पियाजे ने क्या कहा है। अगर हम उसे लिखना चाहे तो हम उसे कैसे लिखेंगे? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। उस पर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। कल का टॉपिक आप अभी से नोट कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे पूरी सीडीपी के लिए ही वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पेडागोजी के लिए ही जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जहां पे भी उनकी बात आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो गई होगा। तो यहाँ पे क्या है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कल का हमारा टॉपिक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शंस। और ये थ्योरी दी किसने है? जीन पियाजे। इन्होंने जो अपनी स्टेजेस डिफाइन की हैं, जो स्टेजेस दी है, सेंसरी मोटर, आपकी प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, जो भी जितनी भी स्टेजेस दी हैं, उन पे इन्होंने पर एज या पर स्टेज के ऊपर इन्होंने बताया है कि उसमें बच्चे को कितना कितना आ जाता है। तो हम उसी पे बात करेंगे कि बच्चा किस स्टेज तक कितना सीख लेता है। ठीक है, सो आज की क्लास इतने ही रखते हैं। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो, आप लोगों को सच में समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।